तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी खोल के बैठे हो सब लोग? चलो ठीक है। एक तो इतने कम लोग आते हो तुम लोग। मैं 1 घंटे पहले लिंक डालती हूँ फिर भी नहीं देखते हो। फिर सेशन के बाद में बोलते हो मैम आज सेशन था क्या? सबको पता है ना कि 5 बजे का टाइम है, एग्जैक्ट 5 बजे सेशन शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है। चलो आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। देखो, इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो तुम तो पढ़ लेना। अब देख लो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है। तो दिस टर्म सिंपली refers to the healthy reproductive organ with normal function, ठीक है। तो इस टर्म जो है उसका तो मतलब ये हो गया। बट एक अगर ब्रॉड टर्म में हम देखें, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपको पता ही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। और ऑल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, एंड देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग अ फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अ नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन अमंग देम in all sex related aspect might be called reproductively healthy। तो ठीक है, ये तो एक बेसिक सेंस है, बेसिक नॉलेज है, इतना अपन को काम का नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हुई। तो सबसे पहले देखो, अपनी कंट्री का नाम है इंडिया। जय हिंद, ठीक है। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान, मतलब उन्होंने इस चीज के लिए कुछ करने का सोचा, प्रोग्राम सोचे एट अ नेशनल लेवल। और उनका क्या गोल था कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमको अचीव करना है, ठीक है। तो इन प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन है आपका, ये नीट का क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन कब? 1951, ठीक है। 1951 में फैमिली प्लानिंग इनिशिएट हुई थी और पीरियडिकली उसमें बहुत मतलब असेस्ड हुई है, मतलब अच्छे से हेल्प किया है उसने, ठीक है। So, improve program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name। अब देखो इसमें और इम्प्रूव प्रोग्राम अब चल रहे हैं, मतलब उससे देखो कोई भी चीज शुरू में शुरू होती है ना, तो छोटे लेवल पे होती है। अब ये किस नाम के अंडर चल रहा है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स, ठीक है। तो देखो ये जो सारा इतना इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, इसमें नीट लाइक कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ये नॉलेज एंड नॉलेज पर्सपेक्टिव से है और अपने अपने पर्सपेक्टिव है कि क्या क्या होना चाहिए। तो तुम उसको पढ़ लेना, मेनली बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एक 5 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो उस पे पूछ लेते हैं। तो अपन नीट के लिए चल रहे हैं ना, तो उसको मैं नहीं बता रही हूँ। अब देखो, स्टैट्यूटरी पेन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन to legally check increasing menace of female feticide and massive child immunization। अब देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले एक एक एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो उसके इंजेक्शन से एक फ्लूइड निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसमें जो बेबी होता है ना, उसकी कुछ सेल्स होती है, तो उनके डीएनए से लोग पता करते हैं, उस बेबी के सेल के डीएनए से कि ये फीमेल है या मेल है। अब अगर वो फीमेल होती है तो उस बच्चे को मार दिया जाता है, तो उसको फीमेल फीटस को मार दिया जा रहा है, तो फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। तो इस ये जो आतंक बढ़ रहा था ये फीमेल फीटिसाइड का, उसको चेक मतलब रोकने के लिए, लीगली रोकने के लिए हमने साइंटिस्ट और बच्चों का इम्यूनाइजेशन, उनको वैक्सीनेशन करवाना, इन सब चीजों को प्रमोट किया गया। ये ज्ञान है, बट ठीक है, टर्म थी ये वाली, ये नीट में पूछी जा सकती, ठीक है। अब इन एम्नियोसेंटेसिस सम ऑफ द to analyze मैम नेट स्लो है आपका। is used to test for लैग हो रहा है क्या? यस मैम नेट बहुत स्लो है। बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या? सलाम, बाकी लोगों को हो रहा है क्या? मैम हो रही है वो लैग। मैसेज करो तुम लोग ऐसे। हम्म रुक जाओ यार, मैं रीजॉइन करती हूँ, ठीक है, रीजॉइन करती हूँ।
यार हेलो, अब ठीक है? अब मेरी आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, अब नए नए उससे शुरू करती हूँ, ठीक है? अब देखो, ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है ना, ये क्यों होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे बच्चा हुआ, उसमें कोई मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ और अगर हम उसको फीटस लेवल पे ही ट्रीट कर सकते हैं, तो अच्छा होगा ना कि वो उसके बर्थ के बाद मतलब उसकी डेथ हो जाए या फिर अजीब-गरीब बीमारियाँ हो रखी हैं, तो ये चीज़ें जेनेटिक डिसऑर्डर हम फीटस में चेक करने के लिए ही देखते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया होगा। अब देखो, ये इन सब में एक नाम लिख देते हैं क्लेफ्ट पैलेट, पर क्लेफ्ट पैलेट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ही होता है। अब मुझे बताओ क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है? ठीक है, इसको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज सब ढूँढेंगे और बताएँगे, बट इस टर्म पे फ़ोकस कीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को ही करेंगे। अगर वो बोलता है कि एनीमिया या जॉन्डिस जॉन्डिस बोलेगा, अगर जॉन्डिस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं क्या एमनियोसेंटेसिस, तो फ़ॉल्स हो जाएगा, ठीक है? फ़ॉल्स हो जाएगा। तो सिर्फ़ जेनेटिक डिसऑर्डर को मार्क करो इस टर्म पे और जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनमें सब पे टिक कर दो, ठीक है? अब देखो, इसमें एक ये बताइए कि न जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी थी, उन्होंने नए-नए टाइम पे इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो उसमें एक है सहेली। ये क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। मतलब ओरल मतलब क्या है कि मतलब ओरल रूट हम उसको लेते हैं इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, ठीक है? तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स और ये कहाँ डेवलप हुई थी? इट इज़ डेवलप्ड एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई इन लखनऊ, अगेन इन इंडिया। तो ये याद रखना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब काम की चीज़ें, अब जो समझाने लायक चीज़ें। तो देखो, पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ेशन एंड बर्थ कंट्रोल कैसे हुआ? आप देखो, द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज़ अराउंड 2 बिलियन इन 1900 अब हो गई है 6 बिलियन बाय 200 एंड 7.2 बिलियन इन 2011, सॉरी 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011, मतलब बढ़ती जा रही है। अब अगर इंडिया का देखें ना, तो अपनी पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें 1957 में इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन अब वो बिलियन पे आ गई है बाय द टाइम ऑफ 2000 और 1.2 बिलियन क्रॉस कर दिया है जब वो मई 2011 में सेंसस हुआ था हमारा, ठीक है? तो ये बेसिकली नहीं पूछी जाने वाली चीज़ें हैं कि वो इंडिया की पॉपुलेशन तुमसे नहीं पूछेंगे। तो एक बार देख लेना, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। अब देखो, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब डेथ रेट कम होने लगे। अब देखो, हेल्थ फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है कि डेथ रेट कम होने लगे हैं। मतलब अब अच्छी नेटल केयर मिलती है, मदर को भी प्रेगनेंसी के टाइम बहुत अच्छी केयर मिलती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनके मरने की जो रेट है, वो भी कम हो गई है और इन्फेंट रेट भी कम हो गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का। और एक और रीज़न है क्या है कि रिप्रोड्यूसिबल जो एज के लोग हैं वो बढ़ गए हैं। लाइक जो मिडल एज पीपल्स होते हैं ना, मतलब एडल्ट्स होते हैं 30-35, इन लोगों का एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये लोग हैं जो रिप्रोड्यूसिबल एज है। तो इन इन सारे रीज़न की वजह से क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्या है रीज़न फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? डिक्रीजिंग एमएमआर, डिक्रीजिंग आईएमआर एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज पीपल्स, ठीक है? तो देखो, अब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो हो रहे हैं, अपन पॉपुलेशन को कम करने की सोच रहे हैं कि अब हम पॉपुलेशन कम करें। देखो, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज़ लेस देन 2%, मतलब कि 1000 लोगों पे 1 साल में 20 लोग बढ़ रहे थे। ये है लेस देन 2% और ये रेट बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है? अब देखो, इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि इवन हमको बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर मिले। देखो, ये सब ज्ञान की चीज़ें हैं, नीड के लिए तुम्हारी मैम सिर्फ उसको खाइए। मैम बोलो। बहुत लैग हो रहा है। बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या? यस मैम। जी मैम जी। अरे यार, ये तो दिक्कत हो गया। अब मैं नया नेटवर्क कहाँ से लाऊँ? नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम आपका।
वो तो ठीक है, समझ में आ गया। क्या करें? फ्लाइट मोड पे करें, ठीक है। अब ठीक है? अब आवाज़ आ रही है बच्चों? ठीक है यार, एक तो आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पर चलते हैं। छोड़ो, सारी मुश्किलें भूल जाओ, अच्छे से शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखो, अभी हमारे इंडिया ने पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक कपल विद 2 चिल्ड्रन और उसके लिए स्लोगन था हम दो हमारे दो करके, ठीक है? हुँ। मुझे लग रहा है सॉरी गाइस, थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हो गया है। इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत हो गई है। मैम आपकी आवाज़ ग्लिच हो रही है मैम। हाँ, बेटा समझ गई मैं। बट ऐसा रोज़ तो नहीं होता है ना, रोज़ तो सब कुछ प्रॉपर चलता है। मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ मैं रोज़ बैठती हूँ। आज क्यों दिक्कत आ रही है? ठीक है, इतना तक जहाँ तक आया वहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुई ना? पढ़ा तो है ना तुम लोगों ने? स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। रुको यार। जाना मत तुम लोग, 2 मिनट रुक जाओ, मैं ठीक कर रही हूँ। जाना मत छोड़-छोड़ के। ऐसा नहीं है, क्लास तो होके रहेगी। ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें तुम्हें पढ़ने से नहीं रोक सकती, ठीक है? कुछ बच्चे जा रहे हैं, भाग-भाग के दिख रहे हैं मुझे। चलो ठीक है, अब सब ठीक है? बताओ। मैम सब अब ठीक है, चलो ठीक है। पूरा तो क्लियर है। देखो स्लोगन, हाँ, तो उन्होंने ना सोचा कि अब हम हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम पॉपुलेशन को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है? तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला कि अगर ऐसे हम बोलेंगे कि सिर्फ़ एक कपल को सिर्फ़ 2 ही बच्चे हो, तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला था, हम दो हमारे दो, मतलब वी टू एंड आवर टू। क्या हुआ? अब क्या हुआ? फिर से लैग हो रहा है मैम। से लैग हो रहा है। ओहो! चलो ठीक है, तो फिर आज ही कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैं अरेंज करती हूँ कुछ, अभी तुम लोग पढ़ाई करो। अगर कुछ ऐसा मैं देखती हूँ। अरे बेटा, वाईफ़ाई से मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं मेरे मोबाइल डेटा से पढ़ा रही हूँ। मैं देखती हूँ, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं शाम को क्लास लूँगी या फिर कल होगी ये क्लास कंटिन्यू, ठीक है? अरे बेटा, वाईफ़ाई मैं किससे लूँगी? मैं कॉलेज में हूँ, मैंने तुम्हें बताया था मेरा कॉलेज गाँव में है। चलो ठीक है, देखते हैं वाईफ़ाई, या फिर मैं इन्फॉर्म करती हूँ तुम लोगों को। अभी तुम पढ़ो, यही चैप्टर तो पढ़ के फ्लाइट रखो, मोड है ना? कीजिए ना मैम, फ्लाइट मोड करके आइए ना, हाँ, फ्लाइट मोड करके आइए हाँ, ना। कर लिया बेटा, कर लिया मैंने, 2 बार कर लिया। मैम अब तो आवाज़ शायद सही आ रही इधर है। कोई, अब ठीक है क्या? यस मैम, अब इधर ठीक है। से अब चलो ठीक है, पढ़ो फिर। चलो देखो, ये देखो 18 ईयर यहाँ पे मैरिजेबल एज को भी बढ़ा दिया गया था। तो अब देखो एनसीईआरटी में ये दी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बाद भी बढ़ाया है। तो ये तुम लोग एक बार चेक करो कि नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना। अगर नई एनसीईआरटी में इसको चेंज किया हो, तो उसको याद रखना, और जिसके पास नई एनसीईआरटी हो वो बताओ ज़रा एक बार, कुछ चेंज किया है क्या इस एज में? नो मैम। तो फिर ये याद रखो, फीमेल की 18 इयर्स और मेल की
21 ईयर्स तक शादी की एज बढ़ा दी गई थी, ठीक है। और फिर कुछ कुछ फायदे दिए गए उन कपल्स को जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी अच्छी जो है स्कीम्स निकली कि जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं उनको हम फायदा देंगे। तो ऑब्वियसली लोग सोचते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट के फायदे उठाने के लिए हम अपनी फैमिली को लिमिटेड रखते हैं। अब देखो, अब आते हैं नीट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अनआइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब देखो जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि अगर एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो अनआइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। अभी पूरी की पूरी लाइन वो सेम देता है, बस इस रिवर्सिबल को वो इरिवर्सिबल कर देता है। तो इसको मार्क कर लो कि तुमको ऐसी दिक्कत वो ना दे, ठीक है। विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव में भी वो कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, डिजायर में भी कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर में भी कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल। बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको ब्रॉडली अगर हम ग्रुप करें तो देखो नेचुरल मेथड होते हैं या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडीज होती है जिनका मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं नेचुरल मेथड पे। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो हर मेथड का एक प्रिंसिपल होता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, और किस वजह से वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। तो अगर नेचुरल मेथड करें तो वो कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड होते हैं। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब इनका क्या होता है कि ये बस ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग्स को रोकने के उस पर काम करते हैं, उस प्रिंसिपल पे इनका काम है। अब जैसे पीरियडिक एब्सटिनेंस है, तो पीरियडिक एब्सटिनेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें जो कपल होता है वो कोइटस अवॉइड करता है फ्रॉम डे 10 टू डे 17। अब देखो जो फर्टाइल पीरियड होता है ना, जब ओवम रिलीज होता है, तो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल कल पढ़ाया था, तो 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, मतलब डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो उसके 4 दिन पहले से, मतलब 10th डे से और 3 दिन बाद से, क्योंकि सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो डे 10 टू डे 17 को फर्टाइल पीरियड मानते हैं कि इस बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो वो इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन could be expected, as chance of fertilization are very high during this period and it is called the fertile period. Therefore, therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented. तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। अब देखो दूसरा है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। अब इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो जस्ट बिफोर द इजेक्यूलेशन विड्रॉ कर लेता है अपनी पीनिस को फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसलिए इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड। और इंटरप्ट हो जाता है कोइटस, इसलिए कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो अब इसमें होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और लैक्टेशनल क्या होता है, जब मदर होती है अपने बेबी को फीड कर रही होती है, लाइक न्यू बेबी है, तो 6 मंथ तक अराउंड उसके मेंस्ट्रुएशन नहीं होते ड्यू टू secretion of estrogen in high amount, ठीक है। तो this method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद। therefore as long as the mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method had been reported to be effective only up to a कितने दिन तक, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब जब तक एक बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब तक ये मेथड इफेक्टिव होती है। तो देखो नेचुरल मेथड में हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े, पीरियडिक एब्सटिनेंस डे टू डे 17, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 6 मंथ तक। अब देखो इसमें कोई मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे, कोई डिवाइस भी यूज नहीं कर रहे, इसलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट निल, बट चांसेस ऑफ फेलियर
और ऑल्सो हाई। मतलब ये नेचुरल है, तो कभी भी अगर कोई डिसीज हुई या कुछ भी चीजें हुई तो पीरियड्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो अल्टर होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो इसलिए चांस ऑफ फेलियर इसका हाई होता है। ठीक है, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ बताओ, समझ में आ रहा है? आज जोश कम लग रहा है मैम का, है ना? ऐसा सोच रहे हो तुम लोग? अबे थोड़ी ठीक नहीं है यार। तुम लोग तो जोश दिखाओ, तुम लोग तो पढ़ो अच्छे से। एग्जाम तुम्हारा है, मेरा थोड़ा ना है। कुछ लोग बोलेंगे मैम चैप्टर ही बकवास है, ऐसा भी नहीं है। चैप्टर तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आते हैं। चलो, तो पहला हमने पढ़ लिया नेचुरल मेथड, अब दूसरा आता है हमारा बैरियर मेथड। तो देखो, बैरियर मेथड का भी यही है कि ओवम और स्पर्म को वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। अब यही इसका प्रिंसिपल था नेचुरल मेथड का, पर ये नेचुरली कर रहे थे, कुछ एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ बैरियर कर रहे हैं। ठीक है, तो सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड मेल एंड फीमेल। तो देखो ये उसने अलग से लाइन लिख के दी है ना, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बैरियर मेथड होते हैं वो सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं अवेलेबल, या ऑप्शंस या फीमेल के लिए भी होते हैं। तो उसने साफ साफ लिखा है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे कि कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड ऑफ, अब इसका मटेरियल याद रखना, थिन रबर latex sheath that are used to cover the penis in the male और vagina and cervix in the female। अब वो यहाँ पे बहुत बार से कि यूट्रस लिख के दे देता है और तुम जल्दी जल्दी में टिक मार देते हो, पर यूट्रस को कवर नहीं करता है, वेजाइना एंड सर्विक्स को कवर करता है। तो इसको मार्क करो अच्छे से। और लेटेक्स को मार्क करो, ये बहुत बार पूछा है, मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट। ठीक है, अब just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। तुम सब समझदार हो इतना तो, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक ब्रांड लिखा है कॉन्डोम का, वो है निरोध। ये पॉपुलर ब्रांड है ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, ठीक है, नॉट फॉर द फीमेल। मार्क करो, निरोध इज फॉर द मेल। अब देखो एक एक्स्ट्रा चीज है इसकी, देखो यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। क्यों? क्योंकि इसका एडिशनल बेनिफिट है कि इससे उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स जैसी, एचआईवी जैसी चीजें नहीं होती है। क्योंकि अगर जो एड्स होता है फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होंगे, वो कब होंगे? जब सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा। बट ये तो बैरियर है, वो चीजें एंटर ही नहीं कर रही है, तो उनके थ्रू इन्फेक्शन भी एंटर नहीं करेगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, इसलिए रिसेंट ईयर में कॉन्डोम्स का यूज बहुत इंक्रीज हुआ है। अब देखो, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम आर डिस्पोजेबल। ठीक है, वर्ड अगेन मार्क करोगे, कौन सा? डिस्पोजेबल। एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और सेल्फ वो खुद यूज कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेसी मिलती है यूजर को, इसलिए ये सारा जो यूज है इसका वो बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो, एक तो कॉन्डोम मेनली पढ़ लिया हमने बैरियर मेथड में, दूसरा आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स। क्या? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, ये ऑल्सो बैरियर है मेड ऑफ रबर। ये काय के बने होते हैं? रबर के, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब देखो ये मेल्स के लिए नहीं है, कॉन्डोम इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बट दिस वन आर ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो ये याद रखना, कौन सा मेल के लिए, कौन सा फीमेल के लिए। और ये क्या कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं। अगेन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है सर्विक्स, अगर वो यूट्रस लिख देना तो फटाफट टिक मत लगा देना। अब देखो, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, तो एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये भी रीयूजेबल होते हैं। अब इसमें एक और स्पेशल चीज होती है, स्पर्मिसाइडल, मतलब स्पर्म को मार देने वाली कुछ क्रीम्स या जेलीज के साथ यूज होती है, तो इससे एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, कंट्रासेप्शन की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। तो दो चीजें हो गई हमारी, एक हो गया नेचुरल मेथड, दूसरा हो गया बैरियर। अब तीसरा है, वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये ना बाय डॉक्टर या फिर कुछ एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा इंसर्ट की जाती है, तो ऑब्वियसली प्राइवेसी नहीं होती है, बट फिर भी तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये कौन ही यूज करता होगा, बट दिस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज दी, वो लाइन आ गई कि मुझे लगा अभी आ गई, मैंने गलत सेंटेंस बोल दिया, पर मैं बताऊंगी। इसलिए
ये वाली जो है आईयूडीज है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो ये हम डॉक्टर इंसर्ट करता है, एक्सपर्ट नर्सेस इंसर्ट करती है, पर फिर भी ये मोस्ट आइडियल है और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब पीछे आ जाओ फिर से, मेरा सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। These intrauterine devices are presently available as, देखो कैसे कैसे अवेलेबल होती है, देखो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये लिपेस लूप। देखो अगर इसको अपन पढ़े ना लिपेस लूप, तो बस ऐसे माइंड में एक ऐसे लूप जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर पता चलता है कि ठीक है समथिंग काइंड लूप। तो ये कोई मेडिसिन है क्या? ये कोई मेडिसिन है क्या? नहीं है ना। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसे मेरे को बोलना मत कि मैम आपने ऐसा बोल दिया था कि ये मेडिसिन नहीं है। तो ये कोई मेडिसिन है क्या? कोई टैबलेट है क्या? इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड, ऐसे तुमको याद रह जाएगा कि नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल कौन सा था, ठीक है। डन हुआ, समझ में आया? गूंगे बच्चे बोलते नहीं है। यस मैम, चलो यस मैम। ठीक है। अरे बस चैट में बोल दिया करो, इधर माइक भले ऑन मत करो। चलो ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेडिकेटेड। अब है कॉपर रिलीजिंग। तो देखो सीयू इज कॉपर का क्या बोलते हैं, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है सीयू। तो जिन जिन में सीयू आ रहा है वो तो कॉपर रिलीजिंग हुई सही, तो कॉपर टी कॉपर 7। पर अब देखो मल्टी लोड 375 को तुम कैसे याद रखोगे कि कॉपर रिलीजिंग है? अब देखो ऐसे मल्टी लोड 375 सुन के ऐसा नहीं लगता जैसे कोई गन है, जैसे AK-47 होती है वैसी। इसको मैंने वैसे याद किया था। तो गन है तो वैसे मेटल की बनी हुई है, और मेटल हमारा यहाँ पे क्या है? कॉपर है, ठीक है। तो मल्टी लॉट 375 भी जो है वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में देखो प्रोजेस्टासर्ट, तो ये तो तुमको याद हो जाएगी क्योंकि हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तो ये तो हार्मोन रिलीजिंग है। बट अगेन यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? LNG, ठीक है। क्या दिक्कत आ गई? LNG। तो देखो LNG से मेरे को इसको पढ़ के हमेशा ऐसे याद आता था, LPG जो गैस होती है, LPG, ठीक है। तो उससे ऐसे जैसे हार्मोन रिलीज हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, तो मैं इसको ऐसे याद कर लेती कि ठीक है LNG है तो ये हार्मोन रिलीजिंग है। जो भी मैंने तुमको ट्रिक्स बताई ना वो बहुत फालतू की है, बहुत पक्कड़ है, पर उससे ही मेरे को याद रहा था। तो अगर तुमको याद रहे तो प्लीज, ठीक है, गॉट इट। चलो आईयूडी इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब ये करती क्या है? ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस मतलब किल कर देती है स्पर्म को। कहाँ पे किल करेगी? विद इन द यूट्रस, क्योंकि इनको इंसर्ट ही यूट्रस में करते हैं। इनका नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। अब इन्होंने तुमने लिख दिया कि यहाँ पे यूट्रस में इंसर्ट तो करते, पर कैसे? थ्रू वेजाइना। तो तुमको ऐसा ना बोल दे कि दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड इन वेजाइना, तो वो गलत हो जाएगा। यूट्रस में इंसर्ट करते हैं थ्रू दी वेजाइना। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। तो अब इनके अंदर कॉपर भी होते हैं, तो कॉपर में क्या होता है? कॉपर तो मेटल है, बहुत हैवी है। तो अब जैसे कि स्पर्म जा रहा है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यूट्रस में है, तो कॉपर आया, देखो कॉपर आया और इसको ऐसे स्पर्म को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो अब स्पर्म चल पाएगा क्या? उसके ऊपर इतना लोड आ गया, वो चल पाएगा क्या? तो ऐसे याद रखना कि जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, मतलब कॉपर आयन होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं। कॉपर के ऊपर लोड, सॉरी, स्पर्म के ऊपर लोड आ गया, अब वो चल नहीं पाएगा, तो वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, और फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। समझ में आया? याद हुआ? ठीक है। देखो अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन क्या करती है? जो यूट्रस रहता है ना, अब देखो मैंने तुमको बताया था कि यूट्रस की जो वॉल होती है जिसमें उसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कुछ तो गड़बड़ करेगी, तो वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए, और जो सर्विक्स होता है उसको होस्टाइल बना देती है। होस्टाइल मतलब होता है कि मेहमान नवाजी नहीं करेगी, वो बिल्कुल नहीं झेलेगी, ठीक है, मार देगी इसको हमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं आईयूडी के थ्रू, और ये 2 लाइन तो मैं तुमको अभी बताई। अब तीसरी चीज है जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर प्रोजेस्टोजेंस और
प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे अगर अकेले में देना है तो प्रोजेस्ट्रोजन है, और अगर कॉम्बिनेशन में देना है तो दोनों साथ में। अब देखो ऐसा है, ओनली एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, ठीक है, ओनली एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, ईदर प्रोजेस्टेरोन देंगे या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे। अब देखो ईदर वर्ड याद रखना, ई से ईदर पहले आ चुका है तो ई से एस्ट्रोजन नहीं आएगा, मतलब अगर अकेला जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन जाएगा, बड़ा भाई जाएगा, और फिर छोटे भाई को जाना है एस्ट्रोजन को तो वो प्रोजेस्टेरोन के साथ जाएगा, ठीक है। तो ईदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड used by the female. They are used in the form of tablets and hence they are popularly called as pills, ठीक है। अब pills कैसे लेते हैं, डेली लेना है for a period of 21 days starting preferably within the first 5 day of menstrual cycle, ठीक है, और फिर गैप देते हैं 7 डेज का ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ओकर। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है 7 डे का गैप देंगे और 21 डे तक पिल्स लेंगे। इस लाइन को याद कर लो। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम पहले तो ये बोल रहा है कि विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो तो मेंस्ट्रुअल फेज ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे बोल रहा है कि 7 डे का गैप देना है, तो ऐसी की ऐसी रट्टा मार जाओ, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको तब तक रिपीट करना जब तक फीमेल को प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांट। अब इनका क्या फंक्शन है, ये और बड़े लेवल पे काम करते हैं। ये स्पर्म को नहीं बोल रहे कुछ करने को, ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने दे रहे, ओवम को ही नहीं आने दे रहे, और अगर ओवम आ भी गया, स्पर्म आ भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। अब जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, उसकी क्वालिटी को भी अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। अब देखो पिल्स के बारे में लिखा है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, क्योंकि उनके लिए इजी होता है, ठीक है, गोली खा लो, कोई फालतू का झंझट नहीं। दूसरा ये डिवाइस इंसर्ट करवाओ, वो उनको टफ लगता है, तो वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है। बट आइडियल कौन सा है, आईयूडी, और वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है इन इंडिया, आईयूडी, याद रखना, ठीक है। तो देखो अब देखो एक सहेली एक पिल आया था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब देखो ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल, वो तुमको गुमराह करेगा, नॉन की जगह स्टेरॉइडल लिख देगा, ठीक है, नॉन की जगह स्टेरॉइडल लिख देगा, और तुम फटाफट गंदे बच्चे बन के सही पिक कर आओगे। तो ऐसा नहीं करना है, नॉन स्टेरॉइडल है, याद रखना है, और वंस अ वीक पिल है। अब नॉन स्टेरॉइडल है तो उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं है, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसको वीक में एक बार लेना होता है, और इसके बहुत फ्यू साइड इफेक्टेड एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, सो इट इज अ गुड पिल, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंडिया लखनऊ में इसको डिस्कवर किया था। अब देखो फिर से वो प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन। जो चीज टैबलेट एज अ पिल दी थी, उसको इंजेक्शन या इम्प्लांट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। इम्प्लांट कहाँ देते हैं, अंडर द स्किन, यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसे इम्प्लांट होते हैं, उनको सबक्यूटेनियसली लगा दिया जाता है स्किन के अंदर, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। पिल मतलब जो पिल्स कर रही है ना, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, ये वाली हरकत है, यही यही करे, चीज तो एक ही है ना, बस कहाँ से ले रहे हैं उसको, ओरली ले रहे हैं, इनको इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो काम तो वही करेगा, ठीक है, पर ये लॉन्गर टाइम के लिए इफेक्टिव होते हैं। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन, और देखो 3 बार उसने लिख दिया है, प्रोजेस्ट्रोजन या इसके साथ कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजन या इसके साथ कॉम्बिनेशन, फिर लिख रहा है प्रोजेस्ट्रोजन और इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कितना इंपॉर्टेंट, अगर एक लाइन को 3 बार लिख रहा है तो सोचो उसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जा रहा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस, देखो ये इफेक्टिव होता है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि देखो अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ या फिर कोई रेप केस हुआ, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करेंगे। सो इवन आफ्टर द कोइटस, जब इंटरकोर्स हुआ है उसके विद इन 72 आवर्स अगर आप ये पिल ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब देखो सर्जिकल मेथड भी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, देखो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों में होती है, अगर अब उन्होंने वास डिफरेंस को ऐसे कट कर दिया और बांध दिया, तो इधर से जो टेस्टिस से जो स्पर्म बन के आने वाले थे वो बाहर तक पहुंचेंगे ही नहीं,
तो स्पर्म जाएगा नहीं, तो फर्टिलाइज़ेशन होगा नहीं। अब ऐसे ही उन्होंने यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया, तो यहाँ से ओवरी इधर आएगी ही नहीं, तो फर्टिलाइज़ेशन होगा ही नहीं। तो मेल में इसको वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं, देखो वास, तो इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, और ये ट्यूब को कट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वैस डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब। तो देखो, surgical intervention block gamete transport and therefore prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy and in female called tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। अब इसमें इंसिजन कहाँ लगाते हैं? स्क्रोटम पे। वास डिफरेंस तो स्क्रोटम से मतलब कट लगा के टाई अप करते हैं, लेकिन अगर ट्यूबेक्टोमी है तो फेलोपियन ट्यूब तो इनसाइड द एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, तो फिर इंसिजन कहाँ लगाना पड़ेगा? एब्डोमेन पे। और ये हाईली इफेक्टिव तो होते हैं, पर इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। इन केस अगर कपल फिर से चाहता है, दे वांट अ चाइल्ड, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उन्होंने वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करवाई है तो। अब देखो, इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मतलब ठीक है, सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए हमें क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से पूछना चाहिए। और ये देखो, ये सारी चीजें सब ठीक है, बट देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव के भले कितना भी हम देख लें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पॉपुलेशन के लिए कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, बट उसके बहुत पॉसिबल इल इफेक्ट्स होते हैं, लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको हमें इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन है, खुद को थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो, अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, मतलब खुद की मर्जी से अगर हम प्रेगनेंसी को मतलब रोकना चाह रहे बिफोर द फुल टर्म, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब देखो, वर्ल्ड में लगभग 45 to 50 मिलियन MTPs होती हैं, जो कि 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब अगर 25 प्रेगनेंसी अगर वर्ल्ड में हो रही है, तो उसमें से 5 की MTP हो जाती है, दैट इज 1/5, ठीक है। तो देखो, बहुत सारी डिबेट चलती थी कि MTP लीगल है, इलीगल है, बहुत सारी जगह इस बारे में बात नहीं होती ड्यू टू इमोशनल एंड एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व होते हैं। पर इंडिया की बात हम करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज MTP 1971। फैमिली प्लानिंग कब हुई थी? फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुई थी? 19, बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में बताओ, कब हुई थी फैमिली प्लानिंग इनिशिएट? 1951। हाँ, ठीक है, 1951 में हुई थी। चैट बॉक्स में बताया करो रे गधो बच्चों, मैं डर जाती हूँ, कहाँ से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। देखो, तो अब देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि एमनियोसेंटिस करवा ली, पता चल गया कि फीमेल है, तो MTP करवा दी। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी थी कि देखो, स्ट्रिक्ट कंडीशन ये कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में प्रेग्नेंट वुमेन को कोई रिस्क है, या फिर उसकी कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ सकता है, तो ही होगी। या फिर अगर बच्चे को रिस्क है, या फिर वो हैंडीकैप पैदा हो रहा है, उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी है, तो ही MTP करवा सकते हैं। और अगर विद इन द फर्स्ट 12 वीक करवाते हैं हम, मतलब कि 12 वीक के पहले तो उसको सेफ पीरियड बोला जाता है, तब हमको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना होता है। लेकिन अगर 12 वीक से 24 वीक के बीच में करवा रहे हैं, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, सेम चीज यहीं पे लिखी है, टू गेट रिड ऑफ unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or raps के केसेस में, ठीक है। MTP are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful, even fatal, either to mother or to the fetus or to the both, ठीक है। अब ये सेम चीजें मैंने बता दी, इट इज द सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर अपोर्शन आर रिस्कियर, और इसकी वजह से
मेजर एमटीपी। अब देखो एक चीज़ है कि जो झोला-छाप डॉक्टर्स होते हैं क्वैक्स, वो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी गोली खिला के कभी भी एमटीपी करवा देते हैं, व्हिच इज़ वेरी अनसेफ, और वो उससे मदर और बेबी, अब बेबी को तो वो मार ही रहे हैं, मदर की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये मैंने एमनियोसेंटेसिस का बता दिया था कि वो सेक्स पता कर लेते हैं अनबॉर्न चाइल्ड का, अगर वो फीमेल निकली तो एमटीपी करवा देते हैं। दिस इज़ इल्लीगल, ठीक है, अगेंस्ट द लीगल मतलब इल्लीगल, ठीक है। अब देखो ये यही है कि यंग मदर और फीटस दोनों के लिए डेंजरस है। अब आता है मेन हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का दूसरे नाम है, एक तो एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरियल डिसीजेस भी बोलते हैं इसको, वीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं आरटीआई, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी आती है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, and of course the most discussed infection in the recent years, that is HIV leading to AIDS, are some common STIs। इनके नाम एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखो इनमें से हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ-साथ ये इंजेक्शन नीडल शेयर करने से भी फैल सकती है, दोनों कौन सी? हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। अब और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी फैल सकती है। विथ इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकती है, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी फैल सकती है। तो वो पूछ लेता है कि HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, तो यस इट कैन बी ट्रांसमिटेड। अब देखो हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शन के अलावा बाकी सारी क्यूरेबल है। अब देखो नॉन क्यूरेबल एसटीडी कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड HIV। तो इनको याद कैसे रखेंगे? अब देखो एचआईवी हमारी बॉडी में बॉडी से नहीं जाता है, वो नॉन क्यूरेबल है, वो हमारी बॉडी से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जो एचआईवी जी हैं वो बहुत हैप्पी है हमारी बॉडी में। तो अगर हम कहीं जाते हैं, हमें वहाँ अच्छा लगता है, हम हैप्पी होते हैं, तो हम वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। तो कैसे याद रखोगे? एचआईवी जी हैप्पी है, तो एचआईवी, जेनिटल हर्पिस एंड हेपेटाइटिस बी आर नॉन क्यूरेबल एसटीडी। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अर्ली सिम्पटम क्या-क्या होते हैं? ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, थोड़ा-सा पेन होता है, स्वेलिंग होती है इन द जेनिटल रीजन, और इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफ़न भी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, इसलिए डिटेक्ट ही नहीं होती है बहुत देर तक, फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्पटम इन द अर्ली स्टेज इन्फेक्शन, एक तो सिम्पटम्स ही पता नहीं चल रहे हैं, और सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। अगर बोलेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे कि इसको एसटीआई कैसे हुआ, तो इस सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और बाद में उनकी को कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज पीआईडी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, जिसमें मतलब फीटस डेड जो बेबी होता है वो पैदा होता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब यूटेरस की जगह कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया बच्चा, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। इसलिए एसटीआई इज अ मेजर थ्रेट, और अपने जो एज ग्रुप है 15 टू 24 ईयर्स, इसमें ज्यादातर हो सकती है। तो मतलब ठीक है, आपको क्या-क्या चीजें अवॉइड करनी है मतलब एसटीआई से बचने के लिए? तो वो है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, ठीक है? ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कॉइटस। इन केस ऑफ डाउट यू शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, ठीक है? ये सारी चीजें, इसलिए आजकल लोग शादी करने से पहले कुंडली मैच नहीं करते, ये मैच करते सामने वाले को एचआईवी तो नहीं है, ठीक है? अब देखो इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज लास्ट टॉपिक। देखो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम इनफर्टिलिटी को मेंशन नहीं करें तो ये डिस्कशन अधूरा अधूरा है। ये मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बड़ा सजा धजा के बोलती है अपने शब्द को। अब देखो अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर infertile, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। और infertile किसे बोलते हैं? जिनका
2 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन हो, फिर भी अगर वो कंसीव नहीं कर रहे तो उसको हम इनफर्टाइल बोलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब अगर तुम समरी छोड़ देते हो तो ये 2 ईयर वाली बात तुमको नहीं पता चलती, फिर तुम बोलते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है? चलो, अब देखो इसकी वजह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा होने की क्या वजह हो सकती है? फिज़िकल, कंजेनाइटल, मतलब बचपन से ही कुछ डिफेक्ट हो, डिसीज़ेज़ हो सकती है, ड्रग हो सकते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकते हैं। अब देखो हमारी सोसाइटी में है ना, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। इसी में कोई दिक्कत होगी, सास बेचारी को मतलब डरा-डरा के पागल कर देती है, बट ऐसा नहीं होता है। मोर ऑफ़न द प्रॉब्लम लाइज़ इन द मेल पार्टनर। ठीक है? तो अब देखो इसके लिए बहुत सारे हेल्थ केयर यूनिट है जिनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे कपल्स जा सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर अगर ऐसे करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो आपका सबसे बड़ा सिर दर्द है। आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आता है, हम भूल जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं और हम वहाँ पे टुडु, टुडु, टुडु ऐसे गिर जाते हैं। हमको कुछ नहीं आता, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसको आज हम एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है? है कि नहीं दिक्कत? बताओ है कि नहीं? नहीं है क्या? नहीं है तो नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा काम मतलब चलो 10 मिनट बचे हैं, बकवास नहीं करना, पढ़ लो। देखो कहानी की तरह याद करोगे, ठीक है? कहानी की तरह। तो देखो इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन ये आउटसाइड द बॉडी होता है, तो इसको कहानी की तरह याद करेंगे। आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट एज़ दैट इन द बॉडी। तो हम एक लैब में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि बॉडी के अंदर की कंडीशन होती है, तो वहाँ पे अपन ने करवा दिया फर्टिलाइज़ेशन। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को बोलते हैं, तो बाहर तो बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको डालना तो फीमेल बॉडी में पड़ेगा। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? अब देखो इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? ओवम फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल से कलेक्ट करते हैं। उन दोनों को ज़ाइगोट बनाते हैं अंडर सिम्युलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी, ठीक है? अब देखो जो ज़ाइगोट होता है उसको या फिर अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमेर, तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने किया इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, फिर उसको फीमेल में ट्रांसफर करेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ज़ाइगोट है और अर्ली एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, तो कहाँ करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। अगर यूट्रस में करना है तो एम्ब्रियो कितना होना चाहिए? मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, ठीक है? मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर होगा तो उसको हम करेंगे यूट्रस में। तो ये बहुत बार पूछा है कि वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को फैलोपियन ट्यूब लिख देता है। अब यूट्रस में कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, क्योंकि यूट्रस में कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं? ज़ाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ईज़ी है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आता है अ, ये इन विट्रो हो गया। अब देखो एम्ब्रियो को हम अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइज़ेशन। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है उसको वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसमें ये दिक्कत है। तो अब अपन क्या करेंगे? ओवम को कलेक्ट करके डोनर से फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर तो कॉमन है। अब इस बार हम ज़ाइगोट की जगह गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये है इन विवो फर्टिलाइज़ेशन ऑफ अनदर फीमेल हू कैन प्रोड्यूस द गैमेट बट कैन नॉट प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है? अब देखो फर्दर डेवलपमेंट उसका उसकी बॉडी में ही होता है। अब देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। अब वो इसको बीच में पता नहीं क्यों घुसाया इन्होंने। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में ऐसे इंजेक्ट कर दे रहे हैं स्पर्म को, तो ये तो लेबोरेटरी में है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है। अब देखो इनफर्टिलिटी केसेस में मेल पार्टनर या तो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है या फिर उसका स्पर्म काउंट कम होता है। तो देखो इसको अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करेक्ट कर सकते हैं,
AI टेक्निक से। अब इसमें क्या करेगा कि अगर उसके स्पर्म काउंट कम है या वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो हम किसी डोनर को या फिर उसी का, अगर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे तो उसी का सीमेन लेके आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देंगे इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। तो वेजाइना वाला तो उन्होंने ठीक है, और अगर यूट्रस में कर रहे डायरेक्टली तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है, इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो ये हो गया। अब देखो इसमें ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं, इमोशनल, बहुत कपल्स इमोशनल हो जाते हैं, नहीं भी हो पाता है। तो सबसे सही चीज है कि हमारा जो लॉ है वो परमिट करते हैं लीगल एडॉप्शन। बहुत सारे बच्चे अनाथ होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के पास बच्चे नहीं होते हैं, तो अनाथ बच्चों को पेरेंट्स मिल जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। आई होप ये सारी चीजें यहाँ है, मेन क्वेश्चन यही बनते हैं। जाइगोट ये वाला पार्ट अगर ये समझ में आ गया तो बता दो, आ गया ये वाला समझ में? ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरी एनर्जी भी लो नहीं थी। कल मैं आपके लिए बेटर नेटवर्क, बेटर वॉइस और बेटर कॉन्फिडेंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करते रहें। सेशन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएँ, और जिन लोगों को क्वेश्चन्स चाहिए तो मैं क्वेश्चन्स डालती हूँ पीसीबी पॉइंट कम्युनिटी वाले चैनल पे, और भी क्वेश्चन्स चाहिए क्योंकि वहाँ तो मैं लिमिटेड ही डाल पाती हूँ। तो पीसीबी पॉइंट की टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हैं वेरी अफोर्डेबल अमाउंट में, वेरी अफोर्डेबल अमाउंट में, ठीक है? पीसीबी पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। दूसरा ये वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जाके थोड़ा-सा अपना प्यार बरसाइए, कमेंट कीजिए ताकि और बच्चे फॉलो कर पाएँ। मैम आई एम न्यू। बेटा कल 5 बजे जॉइन करना क्योंकि अब तो सेशन खत्म हो गया है, चार्ज आउट एनीवे, ठीक है? मैम प्लीज़ सेंड एनसीईआरटी हाइलाइट ऑन व्हाट्सएप चैनल। हाँ, ये हाइलाइट मैं आज भेज दूँगी, कल के चैप्टर की और आज के चैप्टर की दोनों की आज भेज दूँगी, और वीडियो भी आ जाएगा आज यूट्यूब पे, ठीक है?